फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 कीर्तिका बुक का चैप्टर नंबर 3 साना साना हाथ जोड़े पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये एक चैप्टर जो है ये एक यात्रा वृतांत है, यानी कि इसमें एक यात्रा का वर्णन हुआ है और जो इसकी लेखिका है उसका नाम है मधु कांकरिया। नगर व महानगरों की मशीन की तरह तेजी से भाग दौड़ के जीवन से उबकर लेखिका मधु कांकरिया बहुत दूर दूर की यात्राओं पर निकल पड़ी हैं। यह पाठ साना साना हाथ जोड़ी में इन्होंने भारत के राज्य सिक्किम यानी जो ये ईस्ट इंडिया में है और इसकी कैपिटल गैंगटॉक और आगे हिमालय की यात्रा के हर पल का अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है। यात्रा वृत्तांत को पढ़ने वाले को खुद ही यात्रा करते महसूस करते हैं। इस यात्रा वृत्तांत की मुख्य विशेषता यह है कि जो हमारी लेखिका मधु कांकरिया हैं ये परिश्रमी में लोगों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखती हैं। लेखिका कहती हैं कि आकाश में चमकते हुए तारों और सितारों से रोशनी की झालर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। ये कहती हैं कि उस रात जगमगाता गैंगटॉक जो शहर है ये मेहनतकश बादशाहों का शहर है और ये उस रात सुंदरता से परिपूर्ण था। लेखिका कहती हैं कि उस रहस्यमयी सितारों भरी रात ने उन्हें अपने जादू से सम्मोहित किया और वे उसकी जादुई रोशनी में खो गई। धीरे से एक नेपाली युवती ने से सीखी प्रार्थना उनके होठों पर आई, साना साना हाथ जोड़ी गधु प्रार्थना हमरो जीवन तिम्रो कोसली, और उसके शून्य में प्रकाश फैल गया। अब आगे लेखिका बता रही हैं कि उन्हें बहुत सवेरा युमथांग के लिए जाना था। लोगों ने उन्हें बताया कि यदि मौसम साफ सुथरा हो तो हिमालय की सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा को भी देखा जा सकता है, लेकिन उन्हें मौसम साफ नहीं मिला इसलिए वे कंचनजंगा नहीं देख पाए। एक लेखिका के समक्ष बहुत सारे रंग बिरंगे पुष्प दिखाई दिए। लेखिका को बहुत ही ज़्यादा प्यारे अलग अलग कलर्स के फूल दिखाई दिए। उन्हें देखकर लगा कि वे जैसे बाग में पहुंच गई हों। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। ड्राइवर जितेन जो उनके गाइड हैं वे लेखिका को बता रहे हैं कि युमथांग हिमालय की गहरी घाटियाँ होती हैं। वहाँ पर फूलों की सुगंध से परिपूर्ण सुंदर सुंदर वादियाँ होती हैं। लेखिका ड्राइवर से बड़ी उत्सुकता से छोटी बच्ची की तरह पूछती है कि क्या वहाँ पर बर्फ़ मिलेगी, और उनका गाइड उन्हें बताता है कि यह तो वहाँ चलने पर ही पता चलेगा। लेखिका आगे बता रही हैं कि चारों तरफ पाइन आपने एक ट्री का नाम सुना होगा, लंबे लंबे ट्री होते हैं। वहाँ पे चारों तरफ पाइन और सुंदर नुकीले पेड़ों को देखते हुए मैं अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रही थी कि उसे एक लाइन में सफ़ेद रंग की पताकाएं दिखाई देती हैं। उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। जिदैन उन्हें सफ़ेद और रंगीन पताकाओं के फहराने के पृथक पृथक अवसरों के विषय में बताता है। सफ़ेद जो पताकाएं हैं ये जब फहराई जाती हैं जब किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले इंसान की मृत्यु हो जाती है, और रंगीन पताकाएं जब फहराई जाती हैं जब कुछ खुशी का अवसर होता है। कुछ और आगे चलने पर जितेन उन्हें बताता है कि गाइड फिल्म की शूटिंग भी यहीं हुई थी। उन्हें रास्ते में एक झोपड़ी टाइप दिखती है, उसके अंदर उन्हें घूमता हुआ चक्र को जब वे देखते हैं तो उनका जो ड्राइवर है वो उन्हें बताता है कि ये पापनाशक है। अब लेखिका सोचने लगती हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड विज्ञान का प्रभाव होने के बावजूद भी लोगों की आस्थाएं, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं प्रत्येक जगह पर वैसी की वैसी ही हैं। अब आगे लेखिका बता रही हैं कि धीरे धीरे तथा बस्तियों को पीछे छोड़ते हुए सब लोग आगे चलने लगे। स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां, भारी भरकम कार्टून ढोते छोटे कद के बहादुर नेपाली पुरुष, और नीचे घाटियों में ताश को घरों की तरह पेड़ पौधे व छोटे छोटे घर नज़रों से ओझल हो रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और छोटे छोटे घर पीछे छूटते जा रहे थे। अब वे अपने हिमालय के वैभव तथा विराट रूप को देखने की कामना को पूर्ण करने की बहुत ही निकट पहुंच रहे थे। यानी कि अब जो उनकी कामना थी अब वो उसे पूर्ण करने के बहुत ज़्यादा निकट थे। हिमालय की गहन घाटियाँ, विशालता, प्राकृतिक सौंदर्य से सभी यात्री व दर्शक खुशी से मस्ती में झूमते हुए गाने लगे। ये एक गाना गाने लगते हैं कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। परंतु लेखिका चुपचाप व शांत थी, मानो वे सारा परिदृश्य को अपने अंदर भर लेना चाहती हों। लेकिन जीप की खिड़की से सिर बाहर निकालकर ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां देखती तो कभी झरझर गिरते झरनों को इठला इठला कर बहती तीस्ता नदी को देखती थी। यानी कि वे कुछ गाना नहीं गा रही थी, वे कभी तो पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों को देखती और कभी झरनों को देखती तो कभी तीस्ता नदी को देखती। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका रोमांचित एवं पुलकित हो गई। वे विशाल हिमालय को स्मरण करना चाहती थी। उसे 7 सिस्टर्स वाटरफॉल खूबसूरत झरना दिखाई दिया। सभी सैलानी उस सुंदर दृश्य को अपने अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त व मग्न हो गए। लेखिका स्वयं को पुराने युग की अभिशप्त राजकुमारी की तरह अनुभव करती है। उसे लगता है वहाँ जाकर जैसे वे एक पुराने युग की राजकुमारी बन गई हो।
वह उन झरनों की सुंदरता से मुक्त होकर काव्यमयी हो जाती है। उसने झरने के मधुर संगीत को से आत्मा से संबंध जोड़ लिया और उस संगीत को सुनने में मग्न होने लगी। वह सांसारिक भावनाओं से दूर हटकर पवित्र व स्वच्छ धारा बनकर बहना चाहती थी कि जितेन उसे और आगे जाने के लिए उकसाने लगा है। लेखिका आगे बता रही हैं कि वे अनमने मन से उठकर चल तो दी। थोड़ी देर बाद हिमालय का वही हर पल बदले हुए अनुपम सौंदर्य को देखकर आनंद से झूम उठी। कभी संपूर्ण सौंदर्य तो कभी सब कुछ बादल में। उसे ऐसा लगता कि प्रकृति माया छाया का खेल दिखाकर सयानी बन रही है। यानी कि कभी तो वहाँ पर एकदम से ऐसा हो जाता, सब सारा सौंदर्य दिखता, और कभी बादल छा जाते। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति जो है माया छाया का खेल दिखाकर सयानी बन रही हो। धुंध के छटने पर उसे छाया पर्वतों के मध्य झरनों, बस्तियों, वादियों, घाटियों एवं सुंदर सुंदर फूलों से सजी समृद्ध स्वर्ग दिखाई दिया, जहाँ लिखा था थिंक ग्रीन। अब जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें बहुत ही अच्छी जगह दिखाई दी जिस पर लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। लेखिका प्रकृति की अलौकिक सुंदरता को देखकर सोचने लगती है कि एक क्षण में ही ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे तो सब कुछ पीछे हटता जा रहा था, तो वे सोच रही है कि एक क्षण में इसे कैसे सब कुछ घटित हो रहा है। प्रकृति अपने अनुपम रूप तथा सुंदरता को धारण किए प्रतिदिन लगातार प्रवाहमान है और इसमें चलता रहता है तिनके के समान मानव का अस्तित्व। लेखिका अनुभव करती है कि जीवन का आनंद आगे चलते रहना ही है। अब आगे लेखिका बता रही हैं कि वे प्रकृति के विशाल रूप और सौंदर्य में आत्मसात होने लगी थी तथा उसके होंठों पर प्रातःकालीन प्रार्थना फिर आ गई। तभी उसकी बाहरी भावना वृक्ष की टहनी की तरह टूट गई। जो वह सोच रही थी उसके मन पे जैसे ही वह प्रार्थना आई वो सब कुछ खत्म हो गया। वास्तव में उसने कुछ पहाड़ी औरतों और पत्थरों पर बैठकर पत्थरों को तोड़ते हुए देखा, जो शरीर से कोमल तथा अद्वितीय सुंदरता वाली थी। जो उसने कुछ फिर औरतें देखी जो बड़े बड़े पत्थरों पर बैठकर कुछ छोटे पत्थर तोड़ रही थी, और वे कठोर मेहनत कर रही थी। यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चे भी पीठ पर लगी टोकरी में लटकाए हुए थे। ऐसी सुंदरता में कुछ लोग जीने के लिए कठिन परिश्रम के साथ ही अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व तथा प्रेम निभा रहे थे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतनी सुंदरता में भी इतना ज़्यादा कठोर परिश्रम कर रहे हैं। लेखिका को बीआरओ के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन रास्तों से आप हिम शिखरों का आनंद लेने जा रही हैं वे इन पहाड़ी औरतों की ही देन है। अब बीआरओ क्या होता है? बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे लेखिका बता रही हैं कि वे जितेन से कहती हैं कि यह कार्य बहुत ही कठिन एवं खतरनाक होगा। जितेन लेखिका को सड़क बनाने के तौर तरीके तथा खतरों की जानकारी देता है और बताता है कि थोड़ी सी चूक होने पर सीधे मौत के मुंह में जाना है। उसी समय लेखिका को सिक्किम सरकार का बोर्ड याद आता है। उस बोर्ड पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। अचानक लेखिका को प्लामू तथा गुमला के जंगलों में पत्तों की तलाश करने वाले आदिवासी युवतियां याद आती हैं जो अपने पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर कार्य करती थी। उन युवतियों के फूले हुए पांव तथा पहाड़ी औरतों के हाथ पर पड़े ठाटे महसूस कर सोचती है कि संपूर्ण सुख शांति एक तरफ है तथा दुख दर्द एक तरफ। वह उन औरतों को सोचने लगती है कि सुख शांति सब एक तरफ है और उनका दुख दर्द एक तरफ। जन सामान्य की कहानी करीब करीब प्रत्येक जगह एक ही तरह की है, यानी कि हर जगह पर दुख भी है और सुख भी है। उस समय उसकी जो सहेली है मणि और लेखिका का जो गाइड है जितेन, वे उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। उसे उदास व दुखी देखकर जितेन उसे समझाता बुझाता है कि यह हमारे देश की आम जनता है जिसे कहीं भी देखा जा सकता है, इसलिए यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखो जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च कर कर यहाँ पे आए हो। लेखिका मन ही मन सोचती है कि ये सामान्य जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन है जो थोड़े से बहुत कुछ देता है। लेखिका अभी जीप की ओर मुड़ी ही थी कि वह महिलाएं किसी बात को लेकर बहुत जोर से हंसी तथा उसी समय उदासी भरा वातावरण ताजमहल के समान चमक उठा। आगे लेखिका बता रही हैं कि ऊंचाई पर चढ़ते समय जितेन उसको बताना आरंभ किया कि उसने कहा कि प्रत्येक मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेते हुए तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के पहले ही पड़ाव पर लेखिका ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लौटते हुए देखा तो जितेन ने बताया कि प्रतिदिन 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये पढ़ने जाते हैं। इसके बाद लेखिका ने स्कूली बस के विषय में पूछा तो जितेन ने हंसकर बताया कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी नहीं, यानी कि वहाँ पर कुछ बस वस नहीं थी, इसलिए यहाँ केवल एक ही स्कूल है।
ये बच्चे पढ़ते ही नहीं अपितु अपनी माँओं के साथ पशुओं को चराते भी हैं, पानी भरते हैं, लकड़ियों के बारी गट्ठर ढोते हैं, जैसे खुद भी मैंने ढोए हैं। ये बताता है जो लेखिका का गाइड है कि मैंने भी ऐसे ही भारी पत्थर ढोए हैं, ये भी उधर से ही है। लेखिका बता रही हैं कि खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सड़कें संकरी होती जा रही थी, रास्तों में जगह जगह पर चेतावनियां भी लिखी हुई थी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि एक चेतावनी पढ़ने को मिली कि यहाँ चारों तरफ नरभक्षी जानवर हैं, सावधान। लेकिन लेखिका को कोई भी नरभक्षी जानवर नहीं मिले, उसे तो बड़े बड़े लंबे लंबे बालों वाले याक मिले। लेखिका बता रही हैं कि सूर्यास्त होने लगा। अब उनके चलते चलते सूर्यास्त भी होने लगा। उसने पशुओं और लकड़ियों के भारी 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 गट्ठरों को सिर पर ले जाती हुई औरतों को देखा। आकाश में धुंध व बादल छाए हुए थे। कुछ युवतियां चाय बगानों में बोकू पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। लेखिका ने एक सुंदर एवं चमकते गुलाबी चेहरे वाली युवती को देखा। वह युवती गाढ़े लाल रंग का बोकू एक ऐसा कपड़े होते हैं जो पहने जाते हैं उस साइड, तो वो लाल रंग का बोकू पहने हुई थी। उस नवयौवना का अनुपम रूप सौंदर्य को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध होकर चीख पड़ी। युमथांग पहुंचने से पूर्व उन्हें एक छोटी सी शांत बस्ती लायुंग में पड़ाव लेना था। अब युमथांग से पहले उन्हें एक छोटी सी बस्ती है लायुंग, उसमें उन्हें पड़ाव लेना था। वे लायुंग में तिस्ता नदी के तट पर लकड़ी के बने एक छोटे से घर में ठहरे। लेखिका अपना हाथ मुंह धोकर तिस्ता नदी के तट पर पड़े पत्थरों पर बैठकर संध्या काल की अनुपम सौंदर्य व वहाँ के क्रियाकलापों को देखने लगी। वह प्राकृतिक छटा को देखकर सोचने लगी थी कि हमारी नई पीढ़ी ने प्रकृति के बहते झरनों तथा उसकी ताल ले व गति के साथ खिलवाड़ किया है तथा उसके सौंदर्य को नष्ट किया है। अब वे सोचने लगी कि जो ये न्यू जनरेशन है इसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, उसके सौंदर्य को भी नष्ट कर दिया है। यह अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। लेखिका ने अपने अंजलि में तिस्ता नदी से जल भर लिया और मन ही मन सोचने लगी कि इस तरह तो संकल्प किया जाता है, लेकिन वह कमज़ोर व्यक्तित्व की भांति प्रार्थना करने लगी इस नदी के जल में उसकी संपूर्ण तामसिक भावनाएं धुल जाएं और उसका हृदय पवित्र हो जाए। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया, रात हो गई। जितेन काठ के बने खिलौने से उस गेस्ट हाउस में गाने की धुन निकालने लगा और सभी संगी साथ ही आनंद से नाचने लगे। 50 वर्षीय मणि, जो लेखिका की जो ये फ्रेंड है, ये 50 ईयर्स ओल्ड है, तो 50 वर्षीय मणि ने युवतियों को मात करते हुए बड़े ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया और सभी को आनंद विभोर कर दिया। आगे लेखिका बता रही हैं कि अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, अगले दिन लायुंग का वह सवेरा बड़ी ही शांत था, यानी कि बहुत ज़्यादा शांति थी वहाँ पर। उस समय तिस्ता नदी भी बिल्कुल शांत होती है। वहाँ के लोगों की जीविका का साधन धान व आलू की खेती और एकमात्र शराब का व्यापार है, यानी कि जो वहाँ की जीविका का जो साधन है वो धान, आलू और शराब का व्यापार है। लेखिका बर्फ़ देखने के लिए उत्सुक व आतुर थी, परंतु यहाँ पर बर्फ़ का नामो निशान नहीं था। वे वहीं टहल रही थी कि सिक्किम के एक नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण अधिक फैल जाने के कारण यह बर्फ़ बहुत कम पड़ती है। जैसे कि अभी वो पहले सोच ही रही थी कि नई पीढ़ी है उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, तो ऐसे ही इन्होंने भी बताया कि जो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषण हो गया है और इसके कारण यहाँ पर बर्फ़ अब कम ही मिलता है। साथ ही उसने ये भी बताया है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर कटाव में निश्चित रूप से बर्फ़ गिरी होगी। कटाव यहाँ से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जहाँ पर वह हैं उससे 500 फीट ऊंचाई पर कटाव स्थित है और वहाँ पर ज़रूर बर्फ़ मिलेगी। और जो उस नवयुवक की पत्नी थी वो बड़ी ही हैरानी और उत्सुकता से देख रही थी कि क्या बातें हो रही हैं, तथा महुआ गुड़ुप करने वाली गौ माता को मीठी चिड़कियाँ देकर भगा रही थी। और जैसे वे देख रही थी तो एकदम से एक गाय आई और उसने उनका जो महुआ होता है वो खा लिया और अब वे उसे भगा रही थी। सभी संगी साथियों ने कटाव पहुंचने का इरादा बनाया। अब सबने इरादा बना लिया कि अब हम कटाव जाएंगे, वहाँ पर बर्फ़ को देखेंगे और सभी बड़े उत्साह के साथ कटाव के लिए प्रस्थान कर दिए।
वहाँ का रास्ता पहले से कहीं अधिक जोखिम से भरा हुआ था। अब वहाँ का जो रास्ता था वो और भी ज़्यादा जोखिम से भरा हुआ था। इसके अतिरिक्त ऊपर से धुंध और बारिश और अधिक कठिनाई उत्पन्न कर रही थी। जितेन अपने अनुभव के आधार पर ही गाड़ी चला रहा था। उस मार्ग में केवल चेतावनियाँ ही चेतावनियाँ लिखी हुई थी और इसके अलावा कोई भी पशु पक्षी नज़र नहीं आ रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान था। कटाव का लगभग आधा रास्ता तय करने के पश्चात आसमान से धुंध छट गई। नायक ने बड़े उत्साह से कहा कि कटाव की तुलना में स्विट्जरलैंड ना तो इतना सुंदर है और ना ही इतनी ऊंचाई पर स्थित है। लेखिका बता रही हैं कि हम सबको बर्फ से पूरी तरह ढके सफ़ेद पहाड़ को देखते ही ज्ञात हो गया था कि हम सब कटाव के निकट आ गए हैं। पहाड़ों पर कहीं बिखेरे गए सफ़ेद पाउडर की तरह बर्फ़ पड़ी थी तो धूप से बर्फ़ पिघलकर केवल पहाड़ दिखाई दे रहा था। जितेन ने बर्फ़ के बारे में बताया कि ये बर्फ़ एकदम ताज़ा है। लेखिका जीप की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर सफ़ेद चांदी की भांति चमकती बर्फ़ को बड़े उत्साह से देख रही थी। जितेन ने उससे पूछा कि यह प्राकृतिक दृश्य कैसा लगा है आपको। उसने बताया कि रामरोचा मतलब बहुत अच्छा। और इस नेपाली शब्द करे सुनते ही जो इन्होंने ये नेपाली शब्द बोला और इसके सुनते ही जितेन खुशी से झूम उठा। थोड़ी ही देर बाद बर्फ मोतियों की तरह गिरनी आरंभ हो गई थी तथा जितेन उस प्राकृतिक सुंदरता पर मुग्ध होकर नेपाली भाषा में गाना गाने में नाचने लगा। आगे लेखिका बता रही हैं कि सभी सैलानी गाड़ी से उतरकर बर्फ में उछलने कूदने लगे। वे खेलने लगे तथा बर्फ से ढकी प्रकृति की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लगे। और लेखिका के पास बर्फ़ पर पहनने वाले जूते नहीं थे और ना ही उस स्थान पर कोई टूरिस्ट स्पॉट था। उसके पैर ठंड से झुंझुनाने लगे, लेकिन वे फिर भी वे बहुत ज़्यादा खुश थी, प्रसन्न थी। लेखिका उन प्राकृतिक दृश्यों को अपने मन मस्तिष्क में समेटने का प्रयास कर रही थी जिससे महानगरीय जीवन में भी इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसी शांत व खूबसूरत वातावरण की वजह से जो ऋषि मुनि हैं वे और तपस्वी हैं, इन्होंने अपनी साधना व तपोभूमि बनाए होंगे। इसी स्थल पर बैठकर संपूर्ण संसार को सुखी व प्रसन्न करते थे। यदि दुष्ट एवं निष्ठुर व्यक्ति भी इस अनुपम सौंदर्य को देखकर करुणा के अवतार भगवान बुद्ध बन जाएगा, यानी कि एक बेकार व्यक्ति भी इस सौंदर्य को देखकर अच्छा बन जाएगा। उसने अपनी सहेली मणि से कवि मिल्टन की कविता के विषय में पूछा। अब जो कवि मिल्टन है, इन्होंने मणि से पूछा कि इनकी कोई कविता बताओ। तो लेखिका कहती हैं कि वे अपनी सहेली मणि से पूछती हैं कि क्या उसने मिल्टन की कविता पढ़ी है, लेकिन मणि एक दार्शनिक की भांति हिमालय को जलस्तंभ बताने लगी। उसने बताया कि प्रकृति कितने सुंदर ढंग से जल इकट्ठा करती है तथा गर्मी में व्याकुल लोगों की प्यास बुझाकर शीतलता प्रदान करती है। वह इन नदियों में पर्वत शिखरों को प्रणाम करती है, यानी कि उन्हें वह सल्यूट करती है। लेखिका भी अपने मन में ये सोचने लगी कि उसे पत्थर तोड़ने वाली पहाड़ी औरतों का ध्यान आ गया और वह उदास व दुखी हो गई। लेखिका बता रही है कि वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फौजियों की छावनियों तक पहुँच गए। लेखिका के पूछने पर एक फौजी ने वहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस बताया। लेखिका ने उससे वहाँ रहने के तौर तरीके के बारे में पूछा तो उसने उदास हंसी हंसकर बताया कि आपकी चैन की नींद सोने के लिए हम इस स्थान पर रहते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें एक और फौजी छावनी दिखाई दी। उस पर लिखा हुआ था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका सोचती हैं कि इतने कड़ाके की ठंड में लोग यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल को छोड़कर इस स्थान पर सब कुछ जम जाता है, यानी वो ऐसा स्थान है वहाँ पर सब कुछ जम जाता है, इतनी तेज़ ठंड है। लेखिका बता रही हैं कि युमथांग की गाठिया में प्रियुता व रोडोड्रेडो के फूल भी बहुलता के बारे में जितेन ने उसे बताया कि 15 दिनों के पश्चात ये घाटी फूलों की सेज के रूप में दिखाई देने लगेगी। यहाँ पहले की तुलना में सड़क कुछ चौड़ी थी। रास्ते में जितेन ने बंदरों को उसके बच्चों को देखकर बताया कि यहाँ बंदरों का मांस कैंसर रोग से बचने के लिए खाया जाता है। और जितेन से एक ने पूछ लिया, क्या तुमने भी ये खाया है? तो उसने बताया, मैंने बंदर का तो क्या, मैंने कुत्ते तक का मांस खाया है। अब सब सोचने लगे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। सब उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु लेखिका को उसकी बातों पर विश्वास था क्योंकि उसने बिहार प्रदेश के दक्षिणी भाग में सुअर का दूध पीने को मजबूर एक आदिवासी को भी देखा था, इसलिए वो उसकी बातों पर विश्वास कर रही थी। और आगे
लेखिका बता रही हैं कि लगभग 3-4 किलोमीटर दूर आगे चलने के पश्चात जितेंद्र ने उंगली से संकेत करके खेदुम दिखाया, जहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ पहाड़ों पर वे गंदगी नहीं फैलाते, अपितु नदी, झरनों व पहाड़ों की पूजा करते हैं। इस तरह जितेंद्र ने उन्हें गैंगटॉक की सुंदरता के राज के बारे में बताया। साथ ही ये अपनी जानकारी दी कि युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने बनाया और अभी भी यहाँ रास्ते बनते जा रहे हैं। लेखिका सोचती हैं कि ऐसे सौंदर्य की खोज करना अभी भी जारी है। जीप आगे बढ़ने लगती है और यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और ऐसे इन्होंने इस पूरे चैप्टर में वहाँ की सुंदरता के बारे में बताया और प्रेक्षणीय में लोगों को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके प्रति आदर और सम्मान दिखाया है। तो यही हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।